बहुत दिनों के बाद आज देव बालों से राम राम करने का मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं जिस गर्मजोशी के साथ आपने मंच पर सभी उपस्थित नेतृत्व का अभिनंदन किया, स्वागत किया। और आपसे इस बात के लिए भी मैं आग्रह जरूर करना चाहूंगा, जो जोश आपने आज स्वागत में दिखाया है वो जोश आप लोगों को चुनाव तक कायम रखना है और चुनाव का परिणाम जहां से जीत के रूप में हो शिमला लोकसभा क्षेत्र से, इस बात को सुनिश्चित करने तक आप सबको मेहनत करनी है। आज के ये कार्यक्रम वैसे तो संगठनात्मक दृष्टि से है, पन्ना प्रमुख का दायित्व तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ढंग से आपको आदरणीय श्रीकांत जी ने समझा दिया। यानी कि आप सब लोग यहां पर जो उपस्थित हैं, आप सब वो लोग हैं जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाते हैं। अपनी पोलिंग बूथ पर जीत कोई अगर सुनिश्चित करता है तो आप वो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं जिनको जिम्मेवारी दी गई है। एक पन्ने पर 30 वोट होते हैं, कितने अपने पक्के हैं, कितने दूसरी पार्टी के पक्के हैं, उसके बाद कैसे हमने उन पर तोड़ना है, किस प्रकार से जोड़ना है। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब पन्ना प्रमुख जिम्मेवारी के साथ काम करता है, चुनाव में वोट पड़ने से पहले, चुनाव का परिणाम निकलने से पहले वो चुनाव का परिणाम आपके हाथ में दे सकता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे मतदान केंद्र पर कितना हमारा है और कितना दूसरे का है, कितना तीसरे का है। मैं इस अनुभव के हिसाब से इस बात को कह रहा हूं। मैं उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि 2017 का चुनाव आपने मेरे विधानसभा के सब साथियों के साथ जब वोट पड़ने के बाद सब आंकड़े लगाने लगे, इतने पड़ेंगे, इतने पड़ेंगे, मैंने तय किया कि सारे कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ पर बैठक करेंगे, जिसमें पन्ना प्रमुख भी रहेंगे, बीएलए भी रहेगा, बूथ का अध्यक्ष भी रहेगा और पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे। और सील बंद लिफाफे में वहां से लिख करके आप जो आंकड़ा आपका बनता है, उस आंकड़े को दूसरी तारीख मंडल की हमने बैठक तय की, उस बैठक में मेरे पास देना है। सब लोगों ने बैठक की अपने अपने पोलिंग बूथ पर, और पोलिंग बूथ पर बैठक करने के बाद सारा आंकड़ा जो है वो कागज पर लिख करके वहां पर हमारे पास जमा किया। और जमा करने के बाद हमने वो आंकड़ा पूरा जोड़ करके रखा, जोड़ करके भी और बताया भी उनको। और उसके बाद हमने कहा अभी हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, जिस दिन परिणाम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, उस दिन मैं पूरी बात करूंगा आप सब लोगों से कि किस आदमी ने हिसाब ठीक लगाया, किस आदमी ने गलत लगाया। और मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, जब रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो पूरे जितने वोट पड़ने का आंकड़ा हमारे सामने उस बैठक में आया था, उसमें 120 वोट का फर्क था, सिर्फ 120 वोट। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जिसको जानकारी रहती है अपने मतदान केंद्र पर, हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, हम कितने वोटों से आगे, कितने वोटों से पीछे हैं, ये पन्ना प्रमुख जान सकता है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और उसके बाद मैं दूसरा उदाहरण देता हूं अब के बार के चुनाव का। अब की बार का जो चुनाव 2022 का चुनाव अब हुआ, तो मैंने उसी प्रक्रिया को अपने मंडल में दोहराने के लिए कहा। और दोहराने के लिए जब कहा तो उनने फिर मतदान केंद्र पर बैठक की। बैठक के बाद फिर हमने एक बड़ी बैठक की और उस बैठक में उन्होंने आंकड़ा दे दिया। मैंने वो आंकड़ा अपने पास रख लिया, निकाल करके, जोड़ करके। लेकिन आंकड़ा जो बढ़त का था वो बहुत बड़ा था, मैंने संकोचवश उसका जिक्र नहीं किया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जिस दिन परिणाम निकला
और परिणाम निकला तो आंकड़ा उन्होंने जो बना करके दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 36,000 वोटों से जीतेंगे और आंकड़ा जब मतदान गिनने के बाद वोट गिनने के बाद जब आया तो हम 38,000 वोटों से जीते। अब वो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव की काउंटिंग से पहले परिणाम दे सकते हैं। इसलिए आदरणीय प्रभारी जी ने आपके सामने बात कही कि सबसे पहले आपको काम क्या करने हैं, अपने कितने हैं, दूसरे कितने हैं, कितने को हम जोड़ सकते हैं, कितने को हम तोड़ सकते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ करके संपर्क किसको करना है, किस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी की योजना का लाभ मिला है, किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 5 साल रही उसका लाभ मिला है, उनको तो जरूर याद कराना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उस काम को बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। बाकी भाई और बहनों, जहां ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके बारे में देश में तय हो गया है कि इस पार्टी की सरकार बनने वाली है, जिसके नेता के बारे में यह भी तय हो गए कि आएंगे तो मोदी ही। अभी भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली था। यह मंच पर बैठे बहुत सारे नेता उस कार्यक्रम में उपस्थित थे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया समापन में। उन्होंने एक बात कही कि भरोसे की बात, किस तरह का भरोसा आज भारत के ऊपर और हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश और दुनिया में है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सहज रूप से हम सब लोगों की एक भावना है कि अपनी पार्टी जीतनी चाहिए, अपनी सरकार बननी चाहिए, अपना नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये भावना सहज रूप से होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि हमारी सरकार बन रही और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इससे आगे बढ़कर के हम इस बात को भी देख रहे हैं कि पूरे देश की चाहे गली में जाओ, चाहे गांव में जाओ, शहर में जाओ, कस्बे में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी को भी पूछें तो एक ही बात आती है कि आएंगे तो मोदी जी। और यही बात खत्म नहीं होती है। ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा भरोसे की पराकाष्ठा ये कि अभी चुनाव होना है, वोट पड़ने हैं, वोटों की गिनती होनी है, परिणाम निकलना है, लेकिन बहुत सारे विदेश के जो बहुत सारे बड़े बड़े देशों ने भारत के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण दे करके तारीखें तय कर रखी हैं, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की। इसलिए इस बात को हम कह सकते हैं, ये हम ही नहीं कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये पूरा देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार होगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे। और उससे बढ़कर के पूरी दुनिया कह रही है इस बात को, भारत में जब चुनाव का परिणाम होगा तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। भरोसे की आप कल्पना करिए किस तरह का भरोसा है। और ये सौभाग्य हम सब लोगों का कि भरोसा ऐसे नहीं बनता है, भरोसा काम करने वालों पर होता है, जो कहते हैं, जो उसको करते हैं, भरोसा उन व्यक्तियों पर होता है, उस नेतृत्व पर होता है। और आज पूरे देश में अगर भरोसा किसी पर है तो भरोसा एक व्यक्ति पर है, वो नरेंद्र मोदी जी पर है। गारंटी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन गारंटी की अगर भरोसा करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी होता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब काम पूरा होने की गारंटी है।
ये अंतर है जिस अंतर को समझाने की आवश्यकता है। यहां भाई हमारे सांसद महोदय सुरेश कश्यप जी कह रहे थे, कभी हमने सोचा था कि धारा 370 समाप्त होगी, हो गई। कभी हमने सोचा था कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू होगा, और शुरू नहीं होगा, काम पूरा होगा, प्राण प्रतिष्ठा भी हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन हो गया। कभी हमने इस बात को नहीं सोचा था कि 3 तलाक जैसा एक पेचीदा मामला, मसला इस तरह का जिसको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन समाप्त हो गया। कभी इस बात को लेकर के बहुत सारी पार्टियां बात कहती थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, 33% मिलना चाहिए, कहते थे लेकिन करते नहीं थे। लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद ये भी नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया, और वो भी हो गया। और आगे बढ़कर के हम बहुत कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप जिक्र कह सकते हैं कि कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद वो भी लागू हो रहा है देश में। भरोसा इन चीजों के कारण होता है, जो कहते हैं वो करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार का नेतृत्व तो हमको मिला है। जहां तक बात रही यहां की हिमाचल प्रदेश की भाई और बहनों, यहां अब क्या बोले, 15 महीने हो गए सरकार के, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहते कहते 15 महीने बीत गए, लेकिन सुख की अनुभूति किसी को है? और आज की तारीख तो मैं कह सकता हूं इस बात को, शायद मुझे लगता है कि सुखू भाई जी को भी सुख की अनुभूति नहीं है। खज्जल है बेचारे, परेशान है, दुखी है। और यहां सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, सरकार बनेगी हमारी। अरे सरकार तो बनेगी, लेकिन आज की सरकार की बात करें तो मैं इस बात को कहता हूं कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहां है सरकार? किस बात की सरकार? अभी हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ, वो 43 थे, कहते थे 40 + 3 43, और हमें कहते थे आप तो 25 है। मुझे कुछ लोग कांग्रेस के मित्र आए, 5-4 विधायक मंत्री, कहने लगे कि आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि जो आपने नॉमिनेशन भरा है राज्यसभा का, उसको आप वापिस लो। हमने कहा क्यों भाई? बोले जीत तो होगी नहीं आपकी। तो हमने कहा उससे आपको क्या परेशानी है? मतलब परेशानी नहीं, आपकी बेइज्जती होगी, ऐसे कहने लगे कि ऐसे ही। हमने कहा भाई हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार है हमको। आप तो, मैंने कहा बहुत ज्यादा है, आप तो 43 हैं, हम तो 25 हैं। चुनाव होने दीजिए, मालूम पड़ेगा क्या होगा। कुछ घटेंगे हमारे तो भी कोई बात नहीं, कुछ बढ़ेंगे हमारे तो भी कोई बात नहीं। कहने लगे हम कह रहे हैं कि यहां परंपरा ऐसी रही है कि जब बहुमत प्रचंड होता है तो दूसरी दल जो है राज्यसभा का नॉमिनेशन नहीं भरते हैं। उदाहरण मेरे सामने दिए, मैंने कहा हमने भर दिया है। अब उनसे गलती ही मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, लेकिन अब भर दिया है। तो कहने लगे एक नेता उनमें से, जिनके भरोसे आप बातें कर रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 1 वोट का फर्क होगा, 2 वोट का फर्क होगा, आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हम कहा भाई साहब धन्यवाद, अब जो होगा तो होने दीजिए। और वो 43 थे, जब वोट पड़े वो 43 से 34 पहुंचे, हम 25 थे, हम 25 से 34 पहुंचे। और बाद में जब चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है, उसके हिसाब से फिर जब बराबर वोट होते तो पर्ची पड़ती है। और फिर हमको पक्का भरोसा हो गया कि अब तो जीत हमारी होगी, क्योंकि मनु सिंह भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट थे जिन्होंने कहा कि किसने देखा भगवान रामचंद्र जी का मंदिर वहां पर है, किसने देखा कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे। भगवान रामचंद्र जी के अस्तित्व को चुनौती देते रहे, राम मंदिर का विरोध सुप्रीम कोर्ट में 25 साल तक करते रहे। तब हमें भरोसा हुआ कि आखिरकार जीत राम भक्तों की होगी। जो पर्ची उठाई तो पर्ची
में परिणाम ये निकला कि राम भक्तों की जीत हो गई और राम का विरोध करने वाले चुनाव हार गए। जो हमें पूछते थे कैसे होगा ठाकुर साहब कैसे होगा, हमने कहा ऐसे होगा। अब नहीं पूछते हैं। और मेरे इस बात को लेकर के जो आप बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी, सरकार कहां है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है क्या? जब बहुमत होने के बावजूद सरकार हार गई, उनका राज्यसभा का कैंडिडेट हार जाता है, तो इसका मतलब सरकार बहुमत में भी गिर चुकी है, नजरों में भी गिर चुकी है। सरकार है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में। और उसके दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब बजट पारित होना था, बहुमत नहीं था और बहुमत ना होने की वजह से सरकार गिरने वाली थी और 15 विधायकों को हम भारतीय जनता पार्टी को सस्पेंड करके 100 कमांडो बुला करके हमको उठा करके सदन से बाहर फेंक दिया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। कहां है सरकार? किस बात की है सरकार? यह तकनीकी कारण, टेक्निकल ग्राउंड पर है, लेकिन सही माने में सरकार जा चुकी है। भाई और बहनों, में इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं। ये जो मर्जी बोलते रहे, जैसा मर्जी बोलते रहे, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। अब हमें आरोप लगाते हैं कि इस सारी चीज के लिए भाजपा दोषी है, जयराम दोषी है। हम काहे के दोषी है भाई? आपके ही विधायक गए हैं आपसे, और आपके वो विधायक एक बार नहीं अनेक बार विधानसभा के अंदर, विधानसभा का बाहर बोलते रहे कि हमारी बात सुना मुख्यमंत्री जी, हम चुने वो प्रतिनिधि हैं। लेकिन आप मशगूल रहे, व्यस्त रहे अपने उन जो एडवाइजर जो हैं कैबिनेट रैंक के साथ, जो बना करके रखे हैं, जो कोई चुनाव नहीं जीते हैं, आप उनके साथ मशगूल रहे, व्यस्त रहे, अपने विधायकों की नहीं सुनी। और अंततः गतवा उन्होंने कदम उठाया है। और आजकल सुखू भाई जी विधायकों को पूछ करके दिन में 3-3 बार भाई साहब क्या हाल है फोन कर रहे हैं। पहले फोन नहीं सुनते थे, अब अपनी तरफ से कर रहे हैं, बोलते। एक दिन बड़ा जोरदार तमाशा हूं, मैं हर जगह सुनाता हूं, ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूं अपनी आंखों से। मैं जहां रहता हूं शिमला में, मेरे सामने कांग्रेस के एक विधायक रहते हैं, उनको सीपीएस बनाया है। सीपीएस भी 6 बनाए हैं, जिनका भी मुझे लगता है कि काम खजली लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि उनका कुछ बचेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में हाईकोर्ट में फैसला उसमें आने वाला है। अभी हम कुछ नहीं कह रहे उस बारे में। तो सीपीएस महोदय मेरे सामने रहते, मेरे पड़ोस में रहते, तो मैं शाम को थोड़ा देर में रात को पहुंचा, तो मैंने देखा कि 20-25 पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई क्यों आए? ये मेरे यहां आए हैं या सामने वाले के कहां आए? तो हमारे जो कर्मचारी, उन्होंने कहा कि ये सामने वाले जो विधायक हैं, सीपीएस है, उनके आया। मैंने कहा उनको क्या, उनके लिए कहां क्यों आए? बोलते कि उनकी सुरक्षा के लिए। मैंने कहा उनको क्या हुआ? बोलते जी कहीं वो भाग ना जाए, निकल ना जाए। जितने भी बाहर के जाने के रास्ते सब जगह पुलिस रखी थी। और हाथ तो तब होगी जब रात को मैं खाना खाने के बाद में अपने वहां पर टहल रहा था, तो देखा कि एक लाल नीली बत्ती वाली हम करते वो है, वो गाड़ी आई पुलिस की, और वहां पर सामने खड़ी हुई। पुलिस वाले एक दूसरे को सलूट मारने लगे, तो मैंने देखता रहा ऊपर क्या हो रहा है। तो पुलिस वाले अधिकारी आए, कोई उनको जो ड्यूटी पर लगाए थे वहां पर सुरक्षा के लिए, उनको पूछा है ना? और एक बार ही 4-4 बार रात को आते हैं और सुखू भाई जी को बताते रहते हैं फिर कि भाई सुखू भाई जी आप सो जाइए, अब वो हैं, अभी तक नहीं। ये हालत है हिमाचल प्रदेश में। तो मैं तो कहने लगा सुखू भाई अगर पहले आपने ये काम किया होता तो अच्छा रहता, पहले हालचाल किया होता, विधायकों का पूछा होता तो अच्छा रहता। इसी हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था के हालात क्या बने हुए। शिमला के माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के सामने नौजवान की हत्या काट करके हो जाती है,
और ये याद दिलाती है सारी बातों को, जिस प्रकार की घटना यहां ठेव के इलाके में कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई थी, गुड़िया हत्याकांड हुआ था, जो पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। उससे कम के हालात नहीं है। चंबा में एक नौजवान को काट काट कर उसके 8 टुकड़े करके बोरी में बंद करके नाले में फेंक दिया जाता है। हम विधायकों के आगे पीछे पुलिस अभी भी आ रहे थे। हम बलवीर वर्मा जी हमारे साथ में बैठे थे, तो मेरे घर के 2 रास्ते आने के हैं, दोनों रास्तों पर पुलिस वो लगे हुए कैमरे लगा करके कौन आया कौन गया। जो गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, उनकी नंबर प्लेट की भी फोटो जाकर के जो है वो भी भेजी जा रही है। पुलिस इस काम में लगी हुई है और कानून व्यवस्था की हालत आप देख रहे हैं किस प्रकार की है। मैं भी कांगड़ा गया था। कांगड़ा के पालमपुर के बाजार में एक बेटी को दराज से 12 बार उसको जो है वो उसके ऊपर जो है कातिलाना हमला किया। वो जिंदगी और मौत के बीच में चंडीगढ़ के पीजीआई में जूझ रही है। सूला विधानसभा क्षेत्र में एक महिला का गला उससे 2 दिन पहले काट करके उसको नाले में फेंक दिया गया। हर रोज इस तरह की घटना घटित और पुलिस किस काम में रखी है लगा करके विधायकों की सुरक्षा करने के लिए, हमारे फोन की टैपिंग करने के लिए, मेरे यहां कौन आया, मेरे यहां से कौन गया, मैं कहां पहुंचा हूं, हमारी फोन की लोकेशन क्या है, कौन मिला कौन नहीं मिला, सारी बातों को। ये हालात हिमाचल प्रदेश में आज भाई और बहनों। हमने कहा कि जब इतनी डर है, इस तरह का माहौल है, तो सरकार है कहां। बाकी तो गारंटियों की बातें तो यहां सब साथियों ने कही, इस बारे में क्या बोलना। अब गारंटी के बारे में क्या बोले, तो जब सरकार की ही गारंटी नहीं है तो बोलना क्या गारंटी के बारे में। यहां महिलाएं बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, और आपको कहा था फार्म भरो फार्म भरो फार्म भरो। विधानसभा के चुनाव से पहले फार्म भरने के लिए कहा। कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए देने का फैसला करेंगे। 15 महीने बीत गए, एक महिला को 1500 रुपए मिले नहीं। और जब लोकसभा का चुनाव आ गया तो फिर फार्म भरो फार्म भरो फार्म भरो। और आने वाले समय में कोई और चुनाव आएगा तो फिर बोलेंगे फार्म भरो फार्म भरो। खैर अब के बाद नौबत नहीं आएगी। अब की बार काम पूरा हो जाना, फार्म तो आपका ही भरेंगे। अब की बार बोलते हैं हमारा क्या फार्म भरना है। इतना जलील मैं कह सकता हूं हमारी माताओं बहनों को कभी किसी सरकार ने नहीं की, किसी नेताओं ने नहीं किया। ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जैसे कि 1500 रुपए पर जो है हम इनका वोट खरीद लेंगे, हम इनको जो है गुमराह कर लेंगे, फिर से सफल हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसका जवाब इस लोकसभा के चुनाव में माता बहनें जो है वो जरूर देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। गारंटी दी थी हिमाचल प्रदेश में कि हम 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। 15 महीने बीत गए, कोई भर्ती हुई नहीं। 10,000 हमारे आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारियों को, जिसमें कोविड के दौरान भी वो बच्चे थे जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, जिन मरीजों को हॉस्पिटल में परिवार के लोगों ने भी मिलना बंद कर दिया था, वो बच्चे थे जिनने उनको दवाई दी, उन बच्चों ने उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया, टॉयलेट तक ले गए, नहलाया, बिस्तर बना करके दिया। और यहां तक के वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने अगर किसी कोविड के पेशेंट की दुखद मृत्यु भी हुई, उनका अंतिम संस्कार तक किया है उन बच्चों ने। उन बच्चों को 12 महीने की यानी कि 1 साल की तनख्वाह नहीं दी और उल्टा उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये हालात हिमाचल प्रदेश में है। बाकी तो आप जानते हैं गोबर की गारंटी। हम तो गांव के रहने वाले हैं। हमारे घर वालों ने कहा कि अरे ये गोबर नहीं खेत में डालना आपकी बार भाई, आपकी बार सुक्कू भाई आ रहे हैं, 2 रुपए किलो के हिसाब से दे देंगे सुक्कू भाई। 15 महीने हो गए, वो गोबर सूख गया। कितना झूठ बोलते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे कहा था। उन बातों को लेकर के क्या कहें।
लेकिन हमारी सरकार अगर 5 साल हिमाचल प्रदेश बनी, हमने गारंटी नहीं दी थी, हमने फार्म नहीं भरा था, यहां माताएं बहनें बैठी हैं, हमने इस बात को देखा कि आज माताएं बहनें काम करने के लिए घर से बाहर जाती हैं, अपना कारोबार भी करती हैं, नौकरी पेशा करती हैं। हमने तय किया कि अगर माताओं बहनों की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है तो उनसे बसों में आने जाने का किराया भी आधा लेंगे। नहीं भरा तो कोई फार्म, नहीं दी थी कोई गारंटी, फिर भी हमने किया। हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर के देखा कि ये बिजली पैदा करने वाला प्रदेश, हम बिजली दूसरे प्रदेशों को देते हैं। यहां श्रीकांत जी बैठे, इनके पास भी महकमा यही था, हम हिमाचल वाले इनको भी बिजली देते थे, उत्तर प्रदेश वालों को भी बिजली हम देते हैं, पंजाब को देते हैं, हरियाणा को देते हैं, राजस्थान को देते हैं। मैंने अधिकारियों को बुलाया कि गरीब आदमी के घर में जिसमें 6-7 बल्ब लगते हैं, जलते हैं, उनको कितनी बिजली खर्च करते हैं? उन्होंने कहा जी 90 यूनिट, 100 यूनिट, 110 यूनिट, 115 यूनिट, 120 यूनिट से ज्यादा नहीं। तो हमने तय किया 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली गरीब लोगों को फ्री देंगे। और मैं इस बात को कह सकता हूं, दावत जिसको कोई कारोबार होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर सिर्फ घर में बिजली अगर आप इस्तेमाल सिर्फ रोशनी के लिए करते हैं, रात के समय करते हैं, तो जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं तो आपको बिल आता होगा, लेकिन कितना बिल आता है? 0 बिल आता है। गारंटी नहीं दी थी हमने, फार्म नहीं भरा था हमने, लेकिन हमने काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए चलाया। गरीब लोगों का इलाज हो, 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर देने के लिए एक व्यवस्था की, और उस व्यवस्था में कुछ परिवार छूट रहे थे जो कवर नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा मेरे हिमाचल प्रदेश में गरीब लोग रहते हैं, सबको ये सुविधा मिलनी चाहिए, जो बचे हो का जिम्मा मैं लेता हूं। और हिमाचल प्रदेश में हमने हिम केयर की योजना शुरू की, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हमने उस योजना के अंतर्गत दिया। और जब से सुखू भाई आए हैं तो पैसा देना बंद कर दिया है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हिम केयर का देना बनता है, लेकिन नहीं हो रहा। आज हिम केयर का कार्ड लेकर के आदमी अगर हॉस्पिटल जाता है तो उसे कहते हैं कि पैसे लगेंगे, इलाज इससे नहीं होगा। लेकिन जब हमारी सरकार थी तो पैसा लेकर के नहीं जाता था, वो हिम केयर का कार्ड, आयुष्मान भारत का कार्ड जेब में डाल कर जाता था, क्योंकि हॉस्पिटल में उसका इलाज जो है उससे फ्री होता था। सहारा योजना हमने हिमाचल प्रदेश में 25,000 ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते क्योंकि लाइलाज बीमारी हो गई है, किसी की दुर्घटना हो गई है, बिस्तर पर पड़ा है लेकिन जिंदा है, काम नहीं कर सकता है। उसके लिए हमने 3,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत हर महीने के उसके खाते में डालते थे। जब से सुखू जी आए तब से वो भी बंद कर दिया। हम कितनी योजनाओं का जिक्र करें, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र। हमने फार्म नहीं भरा था, गारंटी नहीं दी थी, लेकिन हमने हिमाचल के गरीब लोगों के लिए काम करने की हमने कोशिश की। और हैरानी तो इस बात को लेकर के है, जब हम यहां पर देख रहे हैं कि आप ठेयोग में आपके आए, आप सबके कहने पर आप लोगों ने कहा कि यहां कुछ संस्थान चाहिए, यहां पर हम डेवलपमेंट के लिए, हमको काम के लिए ये चीजें चाहिए, जिसमें आपने कहा कि मतियाना में जो है हमको सब तहसील चाहिए। हमने नोटिफिकेशन कर दी सब तहसील की, सुखू भाई आए और डिनोटिफाई कर दिया। और हमने यहां पर सब तहसील बड़ा गांव में दी थी, दूर दराज का इलाका, कठिन ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, और उसको भी सुखू भाई जी आते ही डिनोटिफाई कर दिए। आपके मतियाना में सीएससी दी, वो भी डिनोटिफाई कर दिए। 200 बेड का हॉस्पिटल आपके ठेयोग में दिया, और ये सोच करके कि ठेयोग में अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर होंगी तो हमारा आईजीएमसी का जो शिमला का जो प्रेशर वो भी कम होगा, और यहां के गांव के लोगों को अपना इलाज करने के लिए घर के पास सुविधा मिलेगी, उसको भी बंद कर दिया। पुलिस स्टेशन खोला नारकंडा में, वो भी बंद कर दिया। और इसके अलावा कुछ स्कूल बंद कर दिए, बहुत सारी चीजों को लेकर के। और मैं यही कहूंगा कि इतना ही नहीं, बहुत सारा काम जो बंद, एक दिन मैंने पूछा भाई, मैं सुखू भाई ये जो काम ये तो आपने बंद कर दिए, इससे आपको फायदा क्या होगा?
सरकार जो बनती है वो काम करने के लिए बनती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। वो मुझसे ही पूछने लगे हैं कि आपने इतने सारे संस्थान खोले, आपको क्या फायदा हुआ? मैंने कहा मैंने अपने फायदे के लिए नहीं न सोचा, न सोचने की आवश्यकता है। अगर सोचा था, खोले थे तो गरीब लोगों को गांव में, दूर दराज के इलाके में उनको सुविधा मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने किया था। अब सोचने में अंतर देखो कितना है। और आजकल कुछ नेता यहां पर घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि प्राड़ा में जो हमने जो प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये हमारी देन है। ये हमारा योगदान रहा, जो 100 करोड़ की लागत से हमने आपका पराला का जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट की जो हमने शुरुआत की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ये तो हमने सोचा था। बोलते हैं सोचने से होता है या करने से होता है? और उसी तरह से प्राड़ा में एपीएमसी द्वारा जो सीएस स्टोर के निर्माण का कार्य 2022 में शुरू किया था 60 करोड़ की लागत से, उसका भी बोलते हैं ये तो हमारा योगदान है। प्राला में सब्जी मंडी का नया ब्लॉक जो 12 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ, तो वो हमने शुरू किया था। शिलारू में फल एवं जो सब्जी मंडी का जो निर्माण जो एपीएमसी के माध्यम से 30 करोड़ की लागत से उसको शुरू किया था। और 15 करोड़ की लागत से थर्मटी ग्राम पंचायत धर्मांतरी में सब्जी मंडी का निर्माण शुरू किया था। ये सारी चीजें हमने एक चीज हमने की है। जरोल टिक्कर तहसील कुमारसर में 650 मीट्रिक टन की क्षमता वाला जो सीएस स्टोर जो है 21 करोड़ की लागत से हमने दिया था। और उसके बाद छैला कैंची से प्राला सब्जी मंडी जा रही जो सड़क जो चौड़ा करने की बात है, उसके लिए 15 करोड़ रुपए हमने दिए थे। सब कुछ हमने किया, लेकिन उसके बावजूद आजकल जो है उसमें सब कहते हैं कि हम लोगों ने किया है, हमने ही किया है। इसलिए मैं उन सारी बातों में जाना नहीं चाह रहा हूं। और आपके यहां पर जहां तक मैं कहना चाह रहा हूं कि जो यहां पर 2016 में जो एक शिलान्यास हुआ था ठेऊ बाईपास का, लेकिन शिलान्यास ही हुआ था 2019 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जब हमने कहा कि काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है, तब जाकर के उसके लिए बजट का प्रावधान करके उसका काम शुरू किया और उसको पूरा किया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जिक्र कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये दौर इस प्रकार का दौर है जहां हमको देश की सरकार बनानी है। ये वोट देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार बनाने के लिए है। और देश में प्रधानमंत्री बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बात कह नहीं सकता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा योगदान किस तरह का होना चाहिए? हमारा योगदान जोरदार ढंग से होना चाहिए। मैं भाई सुरेश कुश्यप जी को बधाई देता हूं। भले ही यहां से कोई सांसद रहे, लंबे समय तक रहे, बार बार रहे, लेकिन 3,30,000 से जीतने का रिकॉर्ड आप सब ने इनके नाम किया। अगर पिछली बार का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो आपके यहां पर 17,000 वोटों की बढ़त शायद मिली थी इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को। और अब की बार श्रीकांत जी ने आपके सामने एक लक्ष्य दे दिया है और ये आपने कहा है, हां कह दी है, हां कह दिया, तो हां को मतलब, हां का मतलब वो पूरा करना है। तो हम इसको आपकी गारंटी माने क्या? कुछ बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, बोलने कि ना बोले। हमको अपने वोट को बढ़ाना है और इसलिए उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। जो आंकड़ा पिछली बार था उस आंकड़े से हमको आगे बढ़ना है। आपने कहा कि 10% वोट के अपने अपने मतदान केंद्र पर, अपने पन्ने पर हमको इंक्रीज करनी है, बढ़ोतरी करनी है। उस काम को सुनिश्चित करने के लिए आज से शुरुआत करें आप। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। 2014 में भी हम चारों सीटें जीते थे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। 2019 का रिकॉर्ड जो आज तक पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ हिमाचल प्रदेश ने जीत हासिल की थी। 68 सीटों पर हम जीते थे उस लोकसभा के चुनाव में। ना वो कांग्रेस के जमाने में हो पाया था, ना ही भारतीय जनता पार्टी के जमाने में पहले हो पाया था। किसी सरकार के
लेकिन 68 की 68 सीटों पर जीत और 69% वोट शेयर के साथ हमने जीत हासिल की थी। और अब 2024 में भाई और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है, लोकप्रियता के हिसाब से 2014 में मोदी जी जहां थे, 2019 में उससे आगे बढ़े, और लोकप्रियता के हिसाब से 2019 में जहां मोदी जी थे उससे बहुत आगे 2024 में बढ़े हैं। तो उसी हिसाब से हमारे वोट भी उसी तरह से बढ़ने चाहिए। अगर 17,000 वोट की जीत 2019 में हुई है तो अब की बार यह आंकड़ा आगे जाना चाहिए और बड़ा आंकड़ा आपके सामने होना चाहिए। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि चारों सीटों पर जीतते हैं। पिछले कल 2 लोकसभा की टिकट इन्होंने घोषित की, बहुत वक्त लगा, बड़ी जटिल प्रक्रिया में से 2 नाम निकले। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़ना है, लेकिन बहुत बड़े गंभीर चर्चा के बाद वो निर्णय हुआ है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इतना गंभीर चर्चा करने के बाद, गंभीर प्रक्रिया में से आपने निर्णय जो किया है, उसके बावजूद भी हम चारों की चारों लोकसभा की सीटें जीतेंगे, इसमें कोई कहना नहीं। और भाइयों बहनों, एक बात और, इस बार 6 उपचुनाव हो रहे हैं, जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी उन्होंने, कांग्रेस के मित्रों ने, जिन्होंने हमारी मदद की, वो भी हम जीतने वाले हैं। और कल एक फैसला 3 निर्दलीय विधायकों के बारे में, वो भी रिजर्व हो गया है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा। ये पहली बार पूरे देश में देखा जा रहा है, निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र दे रहा है, क्योंकि उनको प्रताड़ित किया कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार को समर्थन करिए, नहीं तो हम तुमको देख लेंगे। उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए, उनके कारोबार बंद कर दिए गए। और तीनों विधायक बैठ करके उन्होंने फैसला किया, हम निर्दलीय विधायक के नाते विधानसभा में प्रवेश ही नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके विधानसभा को प्रवेश करेंगे। त्यागपत्र दे दिया उन्हें, और उनका रेजिग्नेशन दिया हुआ उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 6 विधायकों को आपने निकालने के लिए 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया, और यहां महीने से 1 महीने से भी ज्यादा, 1.5 महीने से रेजिग्नेशन दे के रखे, उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजनीति किस तरह की हो गई आप देख लीजिए। अगर ये 9 सीटों का चुनाव साथ में हो गया भाई और बहनों, मैं एक बात जरूर कहता हूं, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, विधानसभा की भी, और चारों लोकसभा की सीटें भी जीतेंगे। और उसके बाद निश्चित रूप से जो बोलते हैं, हमको पूछते हैं कि भाई कैसे बनेगी सरकार, कैसे बनेगी, फिर हम उनको बोलेंगे ऐसे बनेगी, क्योंकि वो अल्पमत में आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में हो जाएगी। और बहुमत में होगी तो सरकार आपकी बनेगी, नहीं तो सरकार का रिवाज जो बना हुआ 5 साल हम होते हैं, 5 साल वो होते हैं, यहां तो 15 साल में आपकी बारी आ रही है। इसलिए ताली जोर से होनी चाहिए इस बात पर। तो इतना मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। आओ, हम लोकसभा की भी चारों सीटें जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और आपके इस विधानसभा क्षेत्र में शिमला के हमारे लोकप्रिय, हमारे सांसद रहे, हमारे विधायक रहे, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे सुरेश कश्यप जी, जो फौजी भी हैं, फौज में भी रहे, और फौज में रहने के साथ साथ में इन्होंने जो अपनी सेवाएं आप सबके बीच में दी है, ईमानदारी से आपकी सेवा की है, काम किया है, आप इनको समर्थन दीजिए, बहुमत दीजिए। और जीत दिलाने में पन्ना प्रमुख की बहुत बड़ी भूमिका है। आज तो कई पन्ने वाले जो है हमारे साथ खाना खाने के लिए निमंत्रण दे रखा था, लेकिन कहा कि ज्यादा हो गया बोलते हैं, अब आज फोटो खींचेंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से अगली बार इस बात को सुनिश्चित करेंगे, जो पन्ना प्रमुख जो है सबसे अपने पेज के सबसे ज्यादा वोट देंगे, यानी कि सबसे ज्यादा वोट किसी पोलिंग बूथ के आएंगे, उनके साथ जरूर खाने के लिए बैठेंगे। इतनी बात कहते हुए आज के कार्यक्रम में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।